नमस्कार सभी को, मैं आपका स्वागत करता हूं इस महत्वपूर्ण प्रस्तुति में, जिसका शीर्षक है कार्यस्थल में आत्ममुग्ध नेतृत्व का प्रबंधन, पहचानना, संरक्षण करना और समृद्ध होना। इस सत्र में हम कर्मचारियों, संगठनों और एचआर पेशेवरों के लिए आत्ममुग्ध नेतृत्व की प्रकृति को समझेंगे, इसे कैसे प्रभावी रूप से संभालें और उससे संगठन को कैसे लाभ पहुंचाएं। मुझे यकीन है इस प्रस्तुति में हम कार्यस्थल में स्वार्थी नेताओं का प्रबंधन कैसे करें, इस पर चर्चा करेंगे। शुरुआत करेंगे अधिगम उद्देश्यों से, फिर समझेंगे कि स्वार्थी नेतृत्व क्या होता है और इसके मुख्य गुण क्या हैं। इसके बाद जानेंगे कि ऐसे नेतृत्व से संगठनों को किस तरह का छुपा हुआ खर्च होता है और किन चेतावनी संकेतों से पता चलता है कि आप ऐसे नेता के तहत काम कर रहे हैं। इस स्लाइड में हम कुछ महत्वपूर्ण केस स्टडी देखेंगे, जैसे स्टीव बेलमर के समय माइक्रोसॉफ्ट और ट्रेविस कालानिक के नेतृत्व में उबर। इसके बाद हम दीर्घकालिक लचीलापन कैसे बनाए रखें, मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा, पेशेवर प्रदर्शन को बनाए रखने के तरीके और एआई को कब शामिल करना चाहिए, इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही कानूनी पहलुओं, निकास रणनीति की योजना और छोड़ने। अब हम उन संस्कृतियों की चर्चा करेंगे जो आत्ममुग्ध नेतृत्व को नकारती हैं। इसके बाद हम प्रमुख सीखने के बिंदुओं का सारांश प्रस्तुत करेंगे। अंत में हम धन्यवाद ज्ञापन और संदर्भों को देखेंगे। कार्यस्थल में नार्सिसिस्टिक नेताओं को समझना और उनके साथ प्रभावी ढंग से काम करना एक चुनौती हो सकता है। यहाँ हम डॉ. जवाद सिकपाली द्वारा विकसित कुछ महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टियों पर गौर करेंगे जो नार्सिसिस्टिक नेतृत्व को संभालने में मदद करती हैं। ये अंतर्दृष्टियां हमें यह समझने में सहायता करेंगी कि उनके विशेष व्यवहार को कैसे पहचानें, उनके साथ संवाद कैसे प्रभावी। इस स्लाइड में हमारे अधिगम उद्देश्य स्पष्ट किए गए हैं। सबसे पहले हम नार्सिसिस्टिक लक्षणों को पहचानना सीखेंगे ताकि हम प्रमुख व्यवहारों और पैटर्न को समझ सकें जो खासकर व्यावसायिक वातावरण में नार्सिसिस्टिक नेतृत्व को परिभाषित करते हैं। इसके बाद हम उस मानसिक सुरक्षा की रणनीतियां जानेंगे जो नार्सिसिस्टिक पर्यवेक्षण के तहत काम करते समय हमारी भलाई को बनाए रख। नार्सिसिस्टिक नेतृत्व को समझने के लिए हमें सबसे पहले उनके प्रमुख लक्षणों पर ध्यान देना होगा। नार्सिसिस्टिक नेता अक्सर अपनी भव्यता का प्रदर्शन करते हैं, उन्हें लगातार प्रशंसा की आवश्यकता होती है और वे दूसरों के प्रति सहानुभूति की कमी दिखाते हैं। वे खुद को हमेशा श्रेष्ठ मानते हैं और निरंतर मान्यता की मांग करते हैं। टीम के संदर्भ में ये नेता शायद ही कभी टीम के अन्य सदस्यों के योगदान को स्वीकार करते हैं। इसके बजाय वे अधिकांश समय टीम की सफलताओं का पूरा श्रेय अपने नाम करते हैं, जिससे टीम की गतिशीलता और सहयोग पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अध्ययनों से पता चलता है कि उच्च प्रबंधन में लगभग 5% यानी हर 20 में से एक वरिष्ठ कार्यकारी में नार्सिसिस्टिक व्यक्तित्व के लक्षण पाए जाते हैं। यह प्रचलन न केवल निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है, बल्कि कार्यस्थल के रिश्तों और माहौल पर भी व्यापक प्रभाव डालता है। इसलिए इन पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है। यह जागरूकता आत्मविश्वासी नेतृत्व और रोगात्मक नार्सिसिज्म के बीच का अंतर स्पष्ट करने में मदद करती है और साथ ही जब मैनिपुलेशन या गासलाइटिंग जैसी स्थितियों का सामना हो तो हमें खुद पर संदेह होने से बचाती है। इस ज्ञान से हम बेहतर नेतृत्व पहचान पाते हैं और स्वस्थ कार्यस्थल बनाए रख सकते हैं। नार्सिसिस्टिक नेताओं की पहचान उनकी 4 मुख्य विशेषताओं से होती है। पहली है उनकी भव्य आत्मधारणा। ये नेता अपनी उपलब्धियों और प्रतिभाओं को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं और बिना किसी समकक्ष उपलब्धि के भी श्रेष्ठता की मान्यता की उम्मीद रखते हैं। इनके लिए नियम केवल दूसरों पर लागू होते हैं, खुद उन नियमों से वे बचते हैं। दूसरी खासियत है अत्यधिक प्रशंसा की आवश्यकता। वे लगातार प्रशंसा की चाह में रहते हैं और जब उन्हें ये नहीं मिलती तो वे शत्रुतापूर्ण हो सकते हैं। ऐसी परिस्थितियों में वे अपने आसपास केवल उन लोगों को रखते हैं जो उनकी ताकत को बढ़ावा देते हैं। साथ ही वे रचनात्मक आलोचना को भी अक्सर व्यक्तिगत हमला समझ बैठते हैं। तीसरी विशेषता है सहानुभूति की कमी। ये नेता दूसरों की भावनाओं या आवश्यकताओं को समझने में कम संवेदनशील होते हैं और अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए रिश्तों का शोषण करते हैं। वे यह भी नहीं समझ पाते कि उनके व्यवहार से टीम की मनोबल कैसे प्रभावित होती है। अंतिम रूप से उनमें अधिकार की भावना बहुत प्रबल होती है। वे अपनी इच्छाओं के तुरंत पूरा होने की उम्मीद करते हैं और जब कोई उन्हें चुनौती देता है तो वे गुस्सा दिखाते हैं।
इसके अलावा वे असहमति को संवाद की बजाय अवज्ञा के रूप में लेते हैं, जो नेतृत्व में समस्याएं खड़ी कर सकता है। इन्हीं विशेषताओं के कारण नार्सिसिस्टिक नेतृत्व चुनौतीपूर्ण हो सकता है, खासकर टीम की सहकारिता और मनोबल के लिए। जब हम नार्सिसिस्टिक नेतृत्व की बात करते हैं तो इसका संगठनों पर कई छिपे हुए खर्च होते हैं। सबसे पहले जर्नल ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी के अध्ययन बताते हैं कि ऐसे नेताओं के अधीन टीमों में कर्मचारी टर्नओवर दर 35% तक अधिक होती है, जो संगठन के लिए काफ़ी बड़ा नुकसान है। इसके साथ ही इन टीमों में कर्मचारी जुड़ाव में 28% की गिरावट देखी गई है, जो कार्य उत्पादकता भी इस प्रकार के नेतृत्व के कारण कम हो जाती है, क्योंकि कर्मचारी नेता के अहंकार को संभालने में अपनी ऊर्जा खर्च कर देते हैं, बजाय अपने काम पर फोकस करने के। नवाचार भी ठप पड़ जाता है, क्योंकि नार्सिसिस्टिक नेता नए या चुनौतीपूर्ण विचारों को स्वीकार नहीं करते, जिससे संगठन की प्रगति रुक जाती है। इसके अलावा कार्यस्थल की संस्कृति में भी गिरावट आती है, क्योंकि भय का माहौल बन जाता है और कर्मचारी ईमानदार फीडबैक देना बंद कर देते हैं। अंत में कर्मचारी उचित जोखिम लेने से बचते हैं और अपने सहयोग की बजाय आत्मसंरक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जो टीम की सामूहिक सफलता के लिए हानिकारक है। ये सभी बातें मिलकर संगठन के लिए बड़े छिपे हुए खर्च पैदा करती। जब आपका नेता सार्वजनिक रूप से आपकी आलोचना करता है लेकिन आपकी मेहनत या योगदान को स्वीकार नहीं करता, तो यह एक बड़ा चेतावनी संकेत है। इससे आपकी विश्वसनीयता प्रभावित होती है, जबकि उनका नियंत्रण और शक्ति बरकरार रहती है। दूसरी बात, वे आपकी क्रेडिट चोरी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, मीटिंग्स या रिपोर्टों में आपके विचारों को अपने नाम से पेश करना या टीम की सफलता को अपनी व्यक्तिगत उपलब्धि बताना। इस तरह वे आपकी भूमिका को कम कर देते हैं, जो असल में गलत है। तीसरा संकेत है उनकी अप्रत्याशित प्रतिक्रियाएं। उनका मूड अक्सर उनके अहंकार के खतरे की भावना पर निर्भर करता है, जिससे छोटे-मोटे मतभेदों पर भी वे बहुत गुस्सा करते हैं। यह आपको लगातार उनकी भावनाओं को संभालते रहने की स्थिति में डाल देता है। अंत में त्रिकोणीकरण की रणनीति भी देखने को मिलती है। वे टीम के सदस्यों के बीच मतभेद पैदा करते हैं, गोपनीय जानकारियां बांटकर विभाजन कराते हैं और पक्षपात के जरिए अपनी पकड़ मजबूत करते हैं ताकि विरोध को रोक सके। इन सभी संकेतों को पहचानकर आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि आप एक आत्ममुग्ध नेता के साथ काम कर रहे हैं और इससे निपटने के उपाय भी सोच सकते हैं। नार्सिसिस्टिक दुरुपयोग चक्र में सबसे पहले होता है आदर्शीकरण का दौर, जहां वे आपको बहुत अधिक प्रशंसा और ध्यान से घेर लेते हैं। ऐसा लगता है कि आप उनकी पूरी दुनिया हैं, लेकिन इसके बाद अवमूल्यन की स्थिति आती है, जब आलोचना बढ़ने लगती है और आपकी हर कोशिश को कमतर दिखाने की शुरुआत होती है। इसके बाद त्याग का चरण आता है, जहां वे अपना सारा ध्यान और प्यार अचानक। जब हम समझना चाहते हैं कि कोई व्यक्ति विषैले परिस्थितियों में क्यों लंबे समय तक रहता है, तो इसे केवल व्यक्तिगत कमजोरी के रूप में देखना गलत होगा। कई बार इसके पीछे मजबूत मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं, जो इसे छोड़ने या वहां बने रहने के निर्णय को प्रभावित करते हैं। ट्रॉमा बॉन्डिंग इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जहां दुर्व्यवहार करने वाले नेताओं के साथ गहरे भावनात्मक रिश्ते बन जाते हैं। स्वीकृति और आलोचना के इस भावनात्मक चक्र से व्यक्ति मानसिक रूप से इस परिस्थिति में फंसा रहता है। इसके अलावा इस तरह का असमय समर्थन एक तरह की लत की तरह होता है। जब हमें कभी-कभी अनुमोदन मिलता है, तो हमारे मस्तिष्क में डोपामाइन रिलीज होता है, जो हमें और अधिक स्वीकृति की लालसा में फंसा देता है, भले ही वह वातावरण हानिकारक हो। बाहरी चिंताएं भी भूमिका निभाती हैं, जैसे वित्तीय दबाव या करियर के नुकसान का डर। साथ ही बेहतर होने की उम्मीद व्यक्ति को विषैले माहौल में टिके रहने के लिए प्रेरित करती है। अंत में लगातार आलोचना से व्यक्ति अपने आप पर शक करने लगता है, जिससे वह नए अवसरों के लिए जरूरी आत्मविश्वास खो देता है। इस तरह के मनोवैज्ञानिक कारक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और निर्णय लेने की प्रक्रिया को जटिल बनाते हैं। जब हम तत्काल सुरक्षा रणनीतियों की बात करते हैं, तो सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा को प्राथमिकता देना। इसका मतलब है कि सबसे पहले अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना जरूरी है,
क्योंकि जब तक आप स्वयं सुरक्षित नहीं होंगे तब तक दूसरों की मदद करना या किसी स्थिति से निपटना मुश्किल होगा। इसलिए जोखिम की स्थिति में खुद को बचाना और सुरक्षित। जब हम अपने नर्सिसिस्टिक नेता के साथ बातचीत कर रहे होते हैं तो सबसे पहला कदम होता है कि हम हर चीज का विस्तार से रिकॉर्ड बनाएं। ये दस्तावेज न केवल आपको प्रमाण प्रदान करते हैं बल्कि भावनात्मक समर्थन के रूप में भी काम करते हैं। इसके बाद हमें विशिष्ट डेटा पर ध्यान देना होता है, जैसे तिथियां, समय, गवाह कौन थे और क्या कहा गया, साथ ही संबंधित ईमेल। जब हम ग्रे रॉक विधि की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि हम किसी नर्सिसिस्ट के सामने नीरस और अप्रतिक्रियाशील बने रहें। आपको अपनी भावनाओं को छिपाकर कम से कम जानकारी देना चाहिए और जवाब हमेशा संक्षिप्त और तथ्यात्मक रखना चाहिए। इस तरह की प्रतिक्रियाओं से नर्सिसिस्ट की रुचि खत्म हो जाती है और संघर्ष कम होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके बाद मैं लिखित संचार को प्राथमिकता देने की सलाह दूंगा। मौखिक बातचीत की बजाय ईमेल या मैसेजिंग करना बेहतर होता है, क्योंकि इससे आपके पास रिकॉर्ड रहता है और मनोवैज्ञानिक चालाकियों को कम किया जा सकता है। इसके अलावा संचार को स्पष्ट और उद्देश्यपूर्ण बनाए रखना जरूरी है ताकि बाद में कोई गलतफहमी न हो। तीसरा बिंदु है जैद प्रतिक्रियाओं से बचना। इसका मतलब है कि अपनी बात को सही साबित करने, बहस में उलझने, बचाव करने या अधिक विस्तार से समझाने से बचे। बस अपनी स्थिति संक्षिप्त तरीके से बताएं और फिर जुड़ाव यहीं खत्म कर दें। इससे मनोवैज्ञानिक चालाकी के लिए कम मौका मिलता है। अंत में तारीफ को रणनीतिक रूप से पुनर्निर्देशित करना महत्वपूर्ण होता है। जब आप किसी की तारीफ करते हैं तो इसे ऐसे शब्दों में व्यक्त करें जो उनके अहंकार की स्थिरता बनाए रखें, जैसे आपकी दृष्टि ने मेरी मदद की। पूर्णविराम, केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों को उजागर करने से बचें, क्योंकि यह संघर्ष को बढ़ा सकता है। सोच समझकर की गई यह संचार शैली संघर्ष को काफी हद विषाक्त नेतृत्व के साथ सीमाएं निर्धारित करना एक चुनौतीपूर्ण लेकिन आवश्यक कार्य है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि आत्ममुक्त नेता सीधे टकराव को अपने लिए एक चुनौती के रूप में देखते हैं, इसलिए सीधे विरोध करना अक्सर उल्टा असर करता है। इसलिए संवाद की अपनी शैली में बदलाव करना जरूरी है। उदाहरण के तौर पर अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में अधिक जानकारी सा। जब हम अपने सपोर्ट नेटवर्क की बात करते हैं, सबसे पहले हमें भरोसेमंद सहयोगियों की जरूरत होती है जो हमारी स्थिति को समझते हों और जिनके साथ हम अपने अनुभव सावधानीपूर्वक साझा कर सके। इसके अलावा परिवार और दोस्त भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमारे काम के बाहर के रिश्ते होते हैं जो हमें न केवल एक नया दृष्टिकोण देते हैं बल्कि भावनात्मक समर्थन। यह केस स्टडी माइक्रोसॉफ्ट और उसके पूर्व सीईओ स्टीव बाल्मर के नेतृत्व पर आधारित है, जिसमें हम उनकी नेतृत्व शैली और इसके संगठन पर प्रभाव को समझेंगे। 2000 से 2014 के बीच बाल्मर की प्रबंधन पद्धति को कर्मचारी अस्थिर और डराने वाली बताते हैं। सार्वजनिक रूप से बैठक में अपमान, कुर्सियों का फेंकना और आक्रामक व्यवहार उनके नेतृत्व के हिस्से थे, जिन्हें इस तरह का नेतृत्व माइक्रोसॉफ्ट के लिए भारी पड़ा। कंपनी ने अपनी तकनीकी क्षेत्र में शीर्ष जगह खो दी और शेयर की कीमतें कई सालों तक स्थिर रहीं। कई प्रतिभाशाली इंजीनियर गूगल, एप्पल जैसे प्रतिस्पर्धियों के पास चले गए, जिससे नवाचार की गति धीमी हो गई। आंतरिक सर्वेक्षणों ने भी यह दिखाया कि कर्मचारी असंतुष्ट थे और काम का माहौल डर से भरा था। इससे टीमों में रचनात्मकता कम हुई और जोखिम लेने से परहेज किया गया, जिससे उत्पाद लॉन्च जैसे विंडोज विस्टा विफल हो गए। 2014 में बाल्मर के जाने के बाद नए सीईओ सत्या नडेला ने सहानुभूतिपूर्ण नेतृत्व अपनाया, जिसके परिणामस्वरूप माइक्रोसॉफ्ट का बाजार मूल्य 600% से भी अधिक बढ़ा। ये बदलाव साबित करता है कि अहंकारी और डर आधारित नेतृत्व संगठन के लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है। इस केस स्टडी में हम यूबर टेक्नोलॉजीज और इसके पूर्व सीईओ ट्रैविस कालनिक के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारा विश्लेषण सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी पर आधारित है, जिसमें सुसान फाउलर के ब्लॉग पोस्ट, होर्लर रिपोर्ट और जांच पत्रकारिता की कहानियां शामिल हैं। इसका उद्देश्य एक शैक्षिक दृष्टिकोण से यूबर की कहानी को समझना है। ट्रैविस कालनिक ने यूबर को एक वैश्विक मंच देने में अहम भूमिका निभाई, लेकिन उनकी नेतृत्व शैली में कुछ ऐसे पहलू थे जो कंपनी की संस्कृति को जहरीला बना गए। उनकी नेतृत्व में नर्सिसिस्टिक यानी आत्मकेंद्रित गुण दिखाई दिए, जिनका कंपनी के मूल्यों पर गहरा प्रभाव पड़ा।
यह दोहरी छवि युवक की सफलता के साथ साथ चुनौतियों को भी रेखांकित करती है। उनमें हम दीर्घकालिक लचीलापन बनाने पर चर्चा करेंगे। इसका मतलब है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें और चुनौतियां आएं, हमें अपने लक्ष्य से हटना नहीं है। कठिनाइयों के बीच भी लगातार प्रगति करते रहना ही असली लचीलापन है। यही सोच हमें लंबी अवधि में सफलता की ओर ले जाती है। इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे हम खुद को मजबूत बनाए रखें और सकारात्मक नार्सिसिस्टिक नेतृत्व के तहत काम करना लगातार तनाव उत्पन्न करता है, जो न केवल हमारे मानसिक बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। कई अध्ययन ये बताते हैं कि लंबे समय तक इस तरह के नेतृत्व में रहने से चिंता, अवसाद और हृदय संबंधी बीमारियों का खतरा काफी बढ़ जाता है। इसलिए मानसिक स्वास्थ्य को सुरक्षित रखना बेहद जरूरी हो जाता है। माइंडफुलनेस और एक नियमित दिनचर्या इस स्थिति से निपटने में मददगार साबित हो सकती है, जैसे सुबह ध्यान करना या जर्नलिंग शुरू करना। ये आदतें मानसिक रूप से आपको मजबूत बनाती हैं और विषाक्त माहौल का सामना करने के लिए तैयार करती हैं। साथ ही शाम को एक नियमित कार्यक्रम अपनाने से काम और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाए रखना आसान होता है, जिससे तनाव कम होता है। व्यायाम भी तनाव को कम करने का एक प्रभावी तरीका है। खासकर कार्यस्थल के तनाव से बढ़े कॉर्टिसोल स्तर को नियंत्रित करने में व्यायाम बहुत मदद करता है। यहाँ तक कि दोपहर के भोजन के बाद थोड़ी देर चलना भी स्वास्थ्य पर सकारात्मक असर डालता है। इसके अलावा विषाक्त वातावरण के कारण नींद की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है, इसलिए नींद की स्वच्छता पर ध्यान देना। अगर कार्यस्थल पर हुए आघात गहराते जाएं, तो पेशेवर चिकित्सीय सहायता लेना बहुत जरूरी है। खासकर उन थेरेपीज का सहारा ले जो इस तरह के आघात को खासतौर पर संबोधित करती हैं। उदाहरण के लिए संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी गासलाइटिंग से उत्पन्न विकृत सोच को बदलने में मदद करती है, जबकि एमड थेरेपी उन आघातपूर्ण घटनाओं को मानसिक रूप से संसाधित करने में। पेशेवर प्रदर्शन बनाए रखने के लिए सबसे पहले हमें मापन योग्य परिणामों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अपनी उपलब्धियों को स्पष्ट और विशिष्ट मैट्रिक्स के साथ दस्तावेजित करना बहुत जरूरी है, ताकि वे न केवल आपकी मेहनत को दर्शाएं बल्कि आपको गलत आरोपों से भी बचाएं। जब भी आप नए अवसरों की तलाश करें, तो यह जरूरी है कि आपके सीवी में ऐसे ठोस सबूत हों जो। दूसरा कदम है अपने लिए व्यक्तिगत मानदंड निर्धारित करना। सफलता को सिर्फ बाहरी मान्यताओं या दूसरों की राय से नहीं जोड़ना चाहिए, बल्कि इसे अपने पेशेवर मानकों के आधार पर परिभाषित करना चाहिए। अपने नेता की मंजूरी पर पूरी तरह निर्भर रहने की बजाय हमें खुद को मानसिक रूप से सशक्त बनाना है, ताकि हम बाहरी मान्यता के बिना भी आत्मविश्वास से काम कर सके। तीसरा और अंतिम कदम है अपनी बाहरी दृश्यता बनाना। इसके लिए उद्योग समूहों में सक्रिय रूप से भाग लें और महत्वपूर्ण जानकारी साझा करें। अवसर मिलने पर लेख लिखें या पेशेवर सम्मेलनों में बोलने का प्रयास करें। इससे आपकी प्रतिष्ठा केवल अपने कार्यक्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि व्यापक रूप से बढ़ेगी, जो आपके करियर के लिए बेहद फायदेमंद होगा। जब हम यह तय करते हैं कि एचआर को कब शामिल करना चाहिए, तो सबसे पहले हमें एचआर विभाग की भूमिका का मूल्यांकन करना जरूरी है। हमें समझना होगा कि एचआर की पिछली उपलब्धियां क्या रही हैं और उनकी प्राथमिकताएं क्या हैं। खासकर ये देखना आवश्यक है कि क्या एचआर कर्मचारी वास्तविक कर्मचारियों के हितों को प्राथमिकता देता है या मुख्य रूप से प्रबंधन के उद्देश्य। दूसरा, अनुभवी सहयोगियों से परामर्श करना बेहद मददगार होता है, खासकर उन लोगों से जिन्होंने पहले शिकायतें दर्ज कराई हैं। उनके अनुभवों से हम समझ सकते हैं कि एचआर की प्रतिक्रिया कैसी रही है और कितनी सहायता मिलती है। यह जानकारी हमें सूचित निर्णय लेने में सक्षम बनाती है। तीसरा, जब शिकायत करने की बात हो तो हमें नीति उल्लंघनों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मतलब ऐसी स्थितियों के प्रमाण जुटाएं जहां संगठन की नीतियों का स्पष्ट उल्लंघन हुआ हो, जैसे भेदभाव, उत्पीड़न या प्रतिशोध। व्यक्तिगत मतभेद या व्यक्तित्व के टकराव पर आधारित शिकायतों से बचना चाहिए, ताकि मुद्दा स्पष्ट और मापनीय रहे। चौथा, शिकायत करते समय भावनात्मक भाषा से बचना जरूरी है। हमें अपनी बातें वस्तुनिष्ठ और तथ्यात्मक तरीके से प्रस्तुत करनी चाहिए, ताकि हमारी शिकायत पेशेवर और गंभीर नजर आए। साथ ही हमें आमतौर पर प्रबंधन के दृष्टिकोण या शैली पर सामान्यीकृत आरोपों से भी बचना चाहिए। अंत में हमें संभावित शत्रुता के लिए तैयार रहना चाहिए और एक स्पष्ट निकास रणनीति बनानी चाहिए। अगर हमें लगता है कि आत्ममुग्ध नेतृत्व से प्रतिशोध हो सकता है,
तो शिकायत करने से पहले सुरक्षित तरीके से नई नौकरी खोजने की योजना बनानी चाहिए। वैकल्पिक करियर विकल्पों की योजना बनाना नकारात्मक परिणामों से बचने में मदद करता है। इन सभी कदमों को ध्यान में रखते हुए ही हम सही समय और सही तरीके से एचआर को शामिल कर सकते हैं। कानूनी विचार विमर्श और सुरक्षा की बात करते हैं तो सबसे पहले रचनात्मक इस्तीफा को समझना जरूरी है। अगर कार्यस्थल की परिस्थितियां इतनी खराब हो जाती हैं कि वह असहनीय लगने लगे तो आप रचनात्मक इस्तीफा का दावा कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि नियोक्ता ने आपके रोजगार अनुबंध का उल्लंघन करते हुए ऐसा हॉस्टाइल वातावरण बनाया है जो काम करना असंभव। इसके बाद बात आती है संरक्षित प्रकटीकरण की रिपोर्टिंग की, जिसे व्हिसलब्लोइंग सुरक्षा कहा जाता है। यह सुरक्षा उन कर्मचारियों को मिलती है जो अवैध गतिविधियों, स्वास्थ्य और सुरक्षा खतरों या नियमों के उल्लंघन की जानकारी सार्वजनिक करते हैं। पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर एक्ट 1998 इस स्थिति में कर्मचारियों की सुरक्षा करता है ताकि वे निडर होकर योग्य प्रकटीकरण कर। अंत में भेदभाव और उत्पीड़न को पहचानना बहुत जरूरी है। अगर कार्यस्थल में नासिरिस्टिक व्यवहार के कारण आपकी संरक्षित विशेषताओं जैसे आयु, लिंग, धर्म या जाति के आधार पर आपको भेदभाव का सामना करना पड़ता है तो आपके पास काफ़ी मजबूत कानूनी सुरक्षा होती है। इक्वालिटी एक्ट 2010 साफ तौर पर ऐसे उत्पीड़न और भेदभाव को प्रतिबंधित करता है और आपको न्याय। जब हम अपनी विदाई रणनीति की योजना बनाते हैं तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि विषैले कार्यस्थल से निकलना लंबे समय में हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है। इसलिए जितना हो सके तनाव को सहन करने से पहले ही अपनी विदाई की योजना बनाना शुरू कर देना चाहिए ताकि जब आप नौकरी खोजने बैठे तो आपके पास पर्याप्त ऊर्जा और संसाधन। दूसरा महत्वपूर्ण कदम है अपनी पेशेवर योग्यता की समीक्षा करना। इसका मतलब है कि आपको अपने सीवी को अपडेट करना होगा जिसमें आपकी उपलब्धियां और वह कौशल शामिल हों जो किसी भी नई नौकरी में आसानी से हस्तांतरित हो सकते हैं। इसके साथ ही अपने लिंक्डइन प्रोफाइल को मजबूत करें और उद्योग कार्यक्रम या नेटवर्किंग के जरिए अपने पेशेवर कनेक्शन बढ़ाएं। तीसरा पॉइंट है कि आपको उन कार्यस्थलों की जांच करनी चाहिए जो स्वस्थ और सकारात्मक कार्य संस्कृति के लिए जाने जाते हैं। प्रॉपर रिसर्च करके उन कंपनियों पर ध्यान केंद्रित करें जो आपकी करियर आकांक्षाओं और मूल्यों के अनुरूप हों ताकि आपको बेहतर अवसर मिल सके। चौथा, वित्तीय तौर पर तैयार रहना बेहद जरूरी है। इसके लिए अपने पास 3 से 6 महीने तक के खर्चों को कवर करने वाला एक आपातकालीन कोष बनाएं और जहां संभव हो अनावश्यक खर्चों को कम करके बचत बढ़ाएं। इससे आपके पास समुचित आर्थिक सुरक्षा होगी। अंत में अपने संक्रमण की योजना को रणनीतिक रूप से बनाएं। अगर संभव हो तो अपनी अगली नौकरी सुनिश्चित करके ही त्यागपत्र दें ताकि वित्तीय और करियर दोनों तरह की सुरक्षा बनी रहे। वहीं अगर अचानक निकलने की स्थिति हो तो अपने विकल्पों को समझने के लिए कानूनी और वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेना बहुत जरूरी है ताकि आप सही निर्णय ले सकें। ऐसे कदम आपकी विदाई को सहज। जब हम किसी चीज को छोड़ते हैं तो पुनर्प्राप्ति के कुछ स्पष्ट चरण होते हैं। सबसे पहले तत्काल राहत का दौर आता है जो पहले कुछ हफ्तों में होता है। इस दौरान शारीरिक और भावनात्मक रूप से आराम महसूस होता है, नींद बेहतर होती है, चिंता कम हो जाती है और आप एक तरह से उत्साही महसूस करने लगते हैं। उसके बाद प्रक्रियात्मक चरण शुरू होता है जो लगभग 1 से 3 महीने तक रहता है। इस दौरान आप अपने अनुभव को समझने और स्वीकार करने की कोशिश करते हैं। इस चरण में क्रोध, शोक और भ्रम जैसी भावनाएं सामान्य होती हैं और थेरेपी इस समय बहुत मददगार साबित हो सकती है। फिर आता है आत्मविश्वास पुनर्निर्माण का चरण जो 3 से 6 महीने तक चलता है। इस दौरान आप नई परिस्थितियों में छोटे छोटे सफल अनुभवों के जरिए फिर से खुद पर भरोसा करना शुरू करते हैं। अंत में समाकलन चरण होता है जो 6 महीने के बाद शुरू होता है। इस वक्त आप अपने अनुभव को बिना किसी मानसिक बोझ के समझ लेते हैं और फिर से खुद पर भरोसा कर पाते हैं। यह प्रक्रिया आपको मजबूती और स्थिरता देती है। इस अध्याय में हम उन प्रणालीगत समाधानों पर बात करेंगे जो खासतौर पर संगठनों और मानव संसाधन पेशेवरों के लिए तैयार किए गए हैं। ये समाधान कार्यस्थल की जटिल संरचनाओं और व्यापक चुनौतियों को प्रभावी ढंग से संभालने में मदद करते हैं। हम
यह समझेंगे कि कैसे एक उपयुक्त कार्यप्रणाली और रणनीति अपनाकर परिवर्तनकारी संगठनात्मक बदलाव लाए जा सकते हैं। खास बात, हम नियोक्ता के दौरान स्वार्थी या नार्सिसिस्टिक नेताओं की पहचान करने की बात करते हैं तो कुछ खास तकनीकों का उपयोग करना जरूरी होता है। पहला, व्यवहारिक साक्षात्कार तकनीकें हैं, जहां हम उम्मीदवार से ऐसे समय के बारे में पूछते हैं जब उन्होंने गलती की हो, आलोचना मिली हो या वे असफल हुए हों। इस सवाल का जवाब कैसे देते हैं, ये बहुत कुछ बताता है अगर वे रक्षात्मक हैं। दूसरा महत्वपूर्ण तरीका है संदर्भ जांच। केवल सुपरवाइजर या समकक्षों से नहीं, बल्कि उम्मीदवार के अधीनस्थों से भी जानकारी लेना जरूरी है, क्योंकि सीधे रिपोर्ट करने वाले जो दृष्टिकोण देते हैं वे उम्मीदवार के कम शक्ति वाले व्यक्तियों के प्रति व्यवहार की सच्चाई बताते हैं। तीसरा, स्क्रीनिंग के लिए व्यक्तित्व मूल्यांकन का उपयोग करना लाभदायक है, जैसे होगन डेवलपमेंट सर्वे जैसे प्रमाणित मूल्यांकन उपकरण डिग नेतृत्व गुणों की पहचान में मदद करते हैं। इन्हें संरचित साक्षात्कार के साथ जोड़ने से व्यापक और सटीक जानकारी मिलती है। में उम्मीदवारों के संवादों और व्यवहार का निरीक्षण करना भी आवश्यक है, खासकर उनके सहायक स्टाफ जैसे रिसेप्शनिस्ट या प्रशासनिक कर्मियों के साथ व्यवहार देखना चाहिए। यदि उम्मीदवार इन भूमिकाओं में लोगों के प्रति असमान या तिरस्कारपूर्ण व्यवहार दिखाते हैं तो यह स्वार्थी प्रवृत्तियों का साफ संकेत हो सकता है। इस पूरी प्रक्रिया से हम बेहतर तरीके से समझ पाते हैं कि हमारे सबसे पहले कदम के रूप में हमें एक मजबूत फीडबैक तंत्र स्थापित करना होगा। इसके लिए 360 डिग्री फीडबैक सिस्टम लागू करना जरूरी है, जिसमें सीधे रिपोर्ट देने वालों, साथियों और पर्यवेक्षकों से गुमनाम इनपुट शामिल हो। यह सुनिश्चित करता है कि फीडबैक ईमानदार और प्रभावी हो, और इसे वेतन या पदोन्नति से जोड़ने से इसका महत्व और बढ़ जाता है। दूसरी बात, हमें पारदर्शी वृद्धि पथ विकसित करना चाहिए। इसके अंतर्गत शिकायतों के लिए स्पष्ट चैनल बनाए जाएं, ताकि कोई कर्मचारी अपनी समस्या बिना भय के उठा सके। साथ ही यह जरूरी है कि ये वृद्धि पथ किसी आरोपित नेता या पक्षपात से प्रभावित न हो। इनका विभाग को भी गंभीर शिकायतों की रिपोर्टिंग के लिए बोर्ड के प्रति जवाबदेह बनाना चाहिए, ताकि जवाबदेही सुनिश्चित हो। तीसरे, संगठनात्मक संस्कृति की निगरानी पर ध्यान देना आवश्यक है। नियमित संस्कृति सर्वेक्षण किए जाने चाहिए, जिनमें मनोवैज्ञानिक सुरक्षा, नेतृत्व पर विश्वास और कर्मचारी कल्याण जैसे पहलुओं को मापा जाए। साथ ही किसी भी अप्रत्याशित बदलाव या गिरावट पर विशेष ध्यान देना चाहिए, खासकर जब वह किसी विशेष विभाग में हो। अंत में, शक्ति का वितरण और उसकी निगरानी बहुत महत्वपूर्ण है। किसी एकल प्राधिकारी को असीमित शक्ति देना जोखिम भरा हो सकता है, इसलिए वितरित शक्ति संरचनाओं को लागू करना चाहिए। साथ ही पारदर्शी निर्णय लेने की प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए तंत्र भी बनाए जाने चाहिए, ताकि सभी फैसले जवाबदेही के दायरे में रहें। चरण 1 यानी निजी प्रतिक्रिया सत्र के बारे में बात करते हैं। इस चरण में हमें नेताओं के व्यवहार के विशिष्ट उदाहरणों के साथ परिणामों को स्पष्ट रूप से पेश करना होता है। इसके लिए हमें शिकायतों, निकास साक्षात्कारों या सर्वेक्षणों से एकत्रित डेटा का सहारा लेना चाहिए। बहुत जरूरी है कि हम उनके चरित्र पर हमला न करें, बल्कि केवल व्यवहार एवं परिणामों पर ध्यान। अगला है चरण 2, प्रदर्शन सुधार योजना। यहाँ हम मापन योग्य और स्पष्ट व्यवहारिक लक्ष्य निर्धारित करते हैं, ताकि सुधार को परखा जा सके। साथ ही एग्जीक्यूटिव कोचिंग आवश्यक होती है, ताकि नेतृत्व को सही दिशा में मार्गदर्शन मिल सके। इस योजना के अंतर्गत समीक्षा की समय सीमाएं भी तय की जाती हैं, ताकि प्रगति का नियमित मूल्यांकन हो सके। तीसरा चरण है सीमित अधिकारिता। इस स्थिति में हमें सुधार की निगरानी करते हुए उस नेता के प्रत्यक्ष रिपोर्ट्स या निर्णय लेने की क्षमता को सीमित करना होता है। साथ ही यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि हस्तक्षेप की अवधि के दौरान कर्मचारी सुरक्षित महसूस करें और उनका मनोबल बना रहे। अंतिम चरण है जब आवश्यक हो तो समाप्ति। यदि उपयुक्त प्रयासों के बावजूद सुधार नहीं होता तो संगठन के व्यापक हित में उस नेता का रोजगार समाप्त करना पड़ सकता है। यहाँ यह समझना महत्वपूर्ण है कि एक समस्या वाले नेता को बनाए रखने की तुलना में पूरे संगठन की सुरक्षा और स्थिरता अधिक प्राथमिकता रखती है। इस स्लाइड में हम उस संस्कृति के निर्माण की बात कर रहे हैं जो आत्ममुक्त नेतृत्व को अस्वीकार करती है। सबसे पहले हमें नेतृत्व क्षमताओं की समीक्षा करनी होगी। इसका मतलब है कि हमें ऐसी क्षमताओं को परिभाषित करना होगा जिनमें सहानुभूति, सहयोग और नैतिकता शामिल हों, और साथ ही
प्रदर्शन मूल्यांकन में इन पहलुओं को व्यवसाय के परिणामों जितना ही महत्व देना होगा। फिर हमें संबंधाधारित नेतृत्व को बढ़ावा देना होगा। ऐसे नेताओं को पहचानना जरूरी है जो टीम के विकास की परवाह करते हैं, न कि ऐसे जो केवल डर के जरिए काम करवाते हैं। ऐसे नेता जो अपनी टीम को सहयोग और समर्थन देते हैं, उनकी टीमें अधिक फलदायक और स्वस्थ होती हैं। तीसरे चरण में हमें टीम केंद्रित मान्यता को प्रोत्साहित करना चाहिए। इसका मतलब है कि हम व्यक्तिगत उपलब्धियों के बजाय टीम की सफलताओं का उत्सव मनाएं और साझा प्रयासों तथा लक्ष्यों से प्राप्त परिणामों को उजागर करें। अंत में नैतिक नेतृत्व की कहानियां साझा करना महत्वपूर्ण है। कंपनी के संचार में ऐसे उदाहरण देना चाहिए जो सकारात्मक नेतृत्व व्यवहार और संगठनात्मक मूल्यों को दर्शाते हों। इससे हम एक मजबूत और नैतिक नेतृत्व संस्कृति को बढ़ावा दे सकते हैं जो आत्ममुग्धता को दूर रखती है। आत्ममुग्ध नेतृत्व को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें कुछ खास लक्षण होते हैं, जैसे कि खुद को बहुत बड़ा दिखाना, निरंतर प्रशंसा की इच्छा रखना, दूसरों के प्रति सहानुभूति की कमी और अधिकार जताने का तरीका। जब कोई नेता ऐसे गुण दिखाता है तो ये न केवल कर्मचारियों के मनोबल पर असर डालता है बल्कि संगठन की समग्र अखंडता को भी खतरे में डाल सकता है। धन्यवाद कहने का मतलब है कि मैं आपकी सहभागिता और ध्यान के लिए आभारी हूँ। यदि आपके कोई प्रश्न है या आप किसी पॉइंट पर और चर्चा करना चाहते हैं तो मैं यहाँ हूँ। आपकी सहभागिता ने इस चर्चा को और भी मीनिंगफुल बनाया है। धन्यवाद। यहाँ मैंने 2 मुख्य संदर्भों का उल्लेख किया है जो इस प्रस्तुति के आधार हैं। पहला संदर्भ कैंपबेल और उनके सहयोगियों का है, जिन्होंने संगठनात्मक संदर्भों में आत्ममोह यानी सेल्फ इल्यूजन पर गहराई से अध्ययन किया है। ये लेख मानव संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में बहुत प्रभावशाली माना जाता है। दूसरा संदर्भ सुसान फाउलर का ब्लॉग है, जिसमें उन्होंने उबर कंपनी के एक